I would like to deliver my speech in Hindi. Okay? श्री बाबाजी कल्याणी, मेंबर CII नेशनल काउंसिल, और यहाँ पर मौजूद है हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी पर मैं बात करूँगा। हमारे डॉक्टर समीर वी कामत, ये सेक्रेटरी DDR&D एंड चेयरमैन DRDO। एट प्रेजेंट ही इज डूइंग वेरी वेल इन मिनिस्ट्री। हमारे भारत सरकार के सारे कुछ सीनियर ऑफिशियल्स भी हैं यहाँ मौजूद, इंडस्ट्री लीडर्स, यंग एंटरप्रेन्योर्स, एकेडमिशियंस, मेरे मीडिया के मित्रों, देवियों व सज्जनों। सबसे पहले मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सब ने इस CII के इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया है। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री पिछले अप्रॉक्सीमेटली 125 ईयर्स ना, इतने वर्षों से अधिक समय हो गए इंडियन इंडस्ट्री का ये प्रतिनिधित्व कर रही है। CII की शानदार जर्नी के लिए मैं आप सभी को अपनी तरफ से बार बार मैं बधाई देता हूं। और मैं इस एनुअल सेशन की थीम देख रहा था, फ्यूचर फ्रंटियर्स, कॉम्पिटिटिवनेस, टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी एंड इंटरनेशनलाइजेशन। यानी आपने अपने फ्यूचर फ्रंटियर्स में कॉम्पिटिटिवनेस, टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी और इंटरनेशनलाइजेशन की बात रखी है। आज मैं अपने सामने इंडस्ट्रियल सेक्टर के कई चेहरे मैं बैठे बैठे यहां से देख रहा था, इसलिए यह मेरे लिए एक अच्छा अवसर है कि मैं आप सबके सामने अपने फ्यूचर फ्रंटियर यानी भारत को एक टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर बनाने की दिशा में हो रही प्रोग्रेस के संबंध में कुछ बातें आप सबके सामने यहां मैं रखूं। साथियों, जैसा कि हम सभी अच्छी तरह जानते हैं कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। परिवर्तन तो वैसे अनादिकाल से, लंबे समय से चला आ रहा है, पर अभी जो खास बात हो रही है वह यह है कि परिवर्तन की गति में बड़ी तेजी अब आ गई है। अब जब सब कुछ तेजी से बदल रहा है तो भला टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में यह परिवर्तन क्यों नहीं होगा। टेक्नोलॉजी की दुनिया तो और भी तेजी से बदलती जा रही है और यह आज के युग की ग्राउंड रियलिटी है। और यह रियलिटी जहां एक और हमारे सामने चैलेंजेस प्रस्तुत करती है कि हम टेक्नोलॉजी की रेस में कहीं पीछे न रह जाएं, वहीं हमें एक अपॉर्चुनिटी भी यह देती है कि हम इस क्षेत्र में कुछ नया हासिल करके अपने समाज और राष्ट्र को प्रगति की नई राहों की ओर आगे ले चलें। साथियों, अगर हमें अपने इस लक्ष्य को पूरा करना है तो इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और आज के समय में कटिंग एज रिसर्च एंड डेवलपमेंट किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए कितनी आवश्यक है, इस बताने की जरूरत नहीं है, इसे आप सभी लोग भली भांति परिचित हैं। R&D हमारे लिए एक नया डायमेंशन खोलता है। आप लोगों ने अल्बर्ट आइंस्टीन की एक फेमस कोट निश्चित रूप से पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो सुनी जरूर होगी कि इंसैनिटी इज डूइंग द सेम थिंग, इंसैनिटी इज डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स। यानी किसी काम को हम बार बार करें, उसी तरीके से करें और ये सोचें कि रिजल्ट कुछ नया और बेहतर आएगा, तो इनसैनिटी का इससे बड़ा उदाहरण और कोई दूसरा नहीं हो सकता है। और हम अब तक जो भी करते आए हैं, आगे भी वही करते रहेंगे, तो हमें आगे भी वही मिलेगा जो अब तक मिलता आया है। इसलिए बदलती दुनिया और समय के लिहाज से यह आवश्यक है कि हम अपने लक्ष्य बदलें, नए लक्ष्य निर्धारित करें और नए लक्ष्य के लिए हमको नया काम करना पड़ेगा। और काम नया करना है तो जाहिर है कि उसका तरीका भी नया ही होना चाहिए, पुराने तरीकों से काम नहीं चलेगा। सामान्य भाषा में इसे ही हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बेस मानते हैं। साथियों, ह्यूमन सिविलाइजेशन आज अपने जिस पड़ाव पर है और इसने
जिन बुलंदियों को टच किया है उसमें मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट का स्थान सबसे प्रमुख मानता हूं। मेजर कंट्रीब्यूशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मानता हूं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो सबसे महत्वपूर्ण खासियत है मैं समझता हूं वह यह कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन चीजों को रिसोर्सेज में बदलने की क्षमता रखता है जिन्हें आमतौर पर हम अब तक रिसोर्स की दृष्टि से नहीं देखते थे। उदाहरण के लिए पानी तो नदियों में सदियों से बहता चला आ रहा है। शुरुआत में मानव ने जब पानी से सिंचाई कर फूड ग्रेन पैदा करना सीखा होगा तो इसे पानी के यूटिलाइजेशन की ओर एक बड़ा कदम समझा गया होगा उस समय की बहुत बड़ा कदम है पानी की यूटिलाइजेशन की दृष्टि से। वाकई में यह बड़ा कदम था भी, पर आज तो मानव इस दिशा में क्रांतिकारी प्रगति करते हुए पानी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त करना भी सीख गया है। यह सब रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ही देन है जो मानव जीवन को बदलने की क्षमता रखती है। इसी तरह के एक नहीं अनेक उदाहरण हैं जो हमें बताते हैं कि मानव की प्रगति में रिसर्च एंड इनोवेशन का योगदान विशेष है, उसकी एक अहमियत है। मानव प्रगति के इतिहास हमें यह बताते हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के माध्यम से मनुष्य ऐसी कौन सी सिद्धि है जो हासिल नहीं कर सकता है, ऐसी कौन सी ऐसी चीज है जिसे एक रिसोर्स के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकता है। हमारे यहां कहा भी गया है अमंत्रम अक्षरम नास्ति, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम नौषधम, अयोग्य पुरुषः नास्ति, योजकस्तत्र दुर्लभ। अर्थात ऐसा कोई अक्षर, ऐसा कोई लेटर यानी अल्फाबेट नहीं जो अपने आप में मंत्र न हो, ऐसा कोई पेड़ पौधा नहीं जिसकी औषधि यानी दवा न बनाई जा सके, और इसी प्रकार ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो अयोग्य हो, इनकैपेबल हो। यानी हर व्यक्ति में कोई न कोई गुण होता है जिसे यथास्थान प्रयोग में लाया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि सृष्टि की समस्त वस्तुओं में कोई न कोई गुण जरूर होता है। अगर जरूरत है तो एक स्किल्ड एग्रीगेटर, जिसे हिंदी में कुशल योजक कहेंगे, जरूरत है तो एक स्किल्ड एग्रीगेटर की, यानी जो उनके अंदर के गुणों को देख परख सके और उन्हें समझ भी सके। और यह देखने परखने और समझने का काम केवल और केवल रिसर्च एंड डेवलपमेंट से ही संभव है। टेक्नोलॉजी हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनके यूटिलाइजेशन को बेहतर बनाती है। मैं इसे दूसरी तरह से कहूं तो टेक्नोलॉजी हमारे लिए फोर्स मल्टीप्लायर का काम करती है। साथियों, फोर्स मल्टीप्लायर का एक और महत्वपूर्ण उदाहरण मुझे यहां पर याद आ रहा है। आप सबने अपने स्कूल के दिनों में पढ़ा होगा कि आर्किमिडीज नाम के एक साइंटिस्ट ने, जिन्होंने यह कहा था कि लीवर के सहारे वह किसी भी चीज को मूव करा सकते हैं। उनसे पूछा गया क्या वह धरती भी हिला सकते हैं, तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर उन्हें एक फलक्रम और लीवर मिल जाए तो उसके सहारे वह धरती को भी उसकी जगह से हिला सकते हैं, यह आर्किमिडीज ने कहा था। इतना व्यापक असर होता है टेक्नोलॉजी का। इसलिए आज मैं आप सबसे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट से संबंधित कुछ मुद्दों पर यहां विशेष रूप से चर्चा करना चाहूंगा, और मैं आपसे दो तरीके की टेक्नोलॉजी पर यहां विशेष रूप से बात करूंगा। साथियों, पहला टाइप तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से लाई गई नई टेक्नोलॉजी ही है, जिसके प्रभाव के बारे में आप सभी अच्छी तरह जानते हैं कि यह हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सहारे हम अपने समाज को किसी भी क्षेत्र में बढ़त दिला सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं अपने समाज को। हेल्थ हो या एजुकेशन, डिफेंस हो या एग्रीकल्चर, कॉमर्स हो या कम्युनिकेशन, बिना R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हम इन सेक्टर्स में एक्सलेंस किसी भी सूरत में हासिल नहीं कर सकते हैं। अपने आप को सशक्त बनाए रखने के लिए हमें इन सेक्टर्स में अपनी बढ़त बनाए रखनी होगी, और वह तभी संभव होगा जब हम टेक्नोलॉजी लीडर बनेंगे। और साथियों, आज देश दुनिया में जो भी टेक्नोलॉजी है, ध्यान से यदि देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनके संबंध में हमें दो डायमेंशंस विशेष रूप से देखने को मिलते हैं। पहला डायमेंशन होता है टेक्नोलॉजी लीडर का, जिसमें हम किसी ऐसे देश को देखते हैं जो किसी भी न्यू टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करता है
और उस सेक्टर में अपनी महारत हासिल करता है, यानी वह इनोवेशन करता है और नई टेक्नोलॉजीज का इजाद करता है, यानी नई टेक्नोलॉजी वह पैदा करता है। दूसरा डायमेंशन होता है टेक्नोलॉजी इमिटेटर का। इसमें वे देश शामिल होते हैं जो टेक्नोलॉजी लीडर को फॉलो करते हैं या उससे सीखते हैं। इस प्रकार यदि हम देखते हैं कि समय समय पर टेक्नोलॉजीज के माध्यम से रिसोर्सेज का अधिकतम यूटिलाइजेशन के मेथड्स खोजने वाले समाज अपने समय के टेक्नोलॉजी लीडर बन जाया करते हैं। साथियों, ऐसे अनेक उदाहरण हमें इतिहास में देखने को मिलेंगे। किसी समय जब मानव समाज ने लोहा को गलाना, उसको मेल्ट करना, आयरन को मेल्ट करना, जब इसकी टेक्नोलॉजी हासिल की होगी तो वह समाज अपने समय में टेक्नोलॉजी लीडर बन गया होगा। जिसने भी इस आयरन को मेल्ट करने की टेक्नोलॉजी ढूंढी होगी तो उस समय टेक्नोलॉजी लीडर बन गया होगा उस समय। और हमने प्राचीन काल में देखा है कि गंगा नदी के किनारे जो रिसोर्सेस थे उनका यूटिलाइजेशन करके मगध कितना शक्तिशाली राज्य बन गया था। जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का समय आया तो हमने वह समय देखा जब ब्रिटेन जैसी कंट्री ने स्टीम इंजन का आविष्कार किया। टेक्नोलॉजी लीडर के रूप में अपनी उसने सारी दुनिया में पहचान बनाई और पूरी दुनिया में अपना प्रभुत्व भी स्थापित उसने किया। मॉडर्न एरा में हमने देखा कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटिंग की अपॉर्चुनिटी को यूएसए ने ग्रैब किया और उस सेक्टर में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के माध्यम से दुनिया में एक टेक्नोलॉजिकल लीडर के रूप में वह सामने आया। जबकि जो देश इमिटेटर होते हैं वे न केवल शॉर्ट टर्म बल्कि लॉन्ग टर्म में भी इसमें बढ़त हासिल नहीं कर पाते हैं। साथियों, मेरे कहने का अर्थ यह है कि हर युग में कोई ना कोई एक ऐसी टेक्नोलॉजी आती है जो एक अपॉर्चुनिटी के रूप में पूरी दुनिया के समक्ष दिखती है। ऐसे में जो देश उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेता है वह टेक्नोलॉजी लीडर बन जाता है, और जो वह अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं कर पाता है वह कालांतर में बाद में चलकर टेक्नोलॉजी इमिटेटर बनकर रह जाता है। साथियों, आमतौर पर टेक्नोलॉजी लीडर बनने के लिए दो रिक्वायरमेंट्स होती हैं। पहली रिक्वायरमेंट तो आप सब अच्छी तरह जानते ही हैं कि आपके पास एक अच्छी खासी कैपिटल होनी चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए और डेमोग्राफी भी होनी चाहिए। और जो दूसरी रिक्वायरमेंट है वह यह है कि कोई देश अचानक से टेक्नोलॉजी लीडर नहीं बन सकता है, उसे पहले प्रीवियस टेक्नोलॉजीज को एडॉप्ट करना होता है। यानी पहले से वह कोई टेक्नोलॉजी एडॉप्ट करे, उससे सीखे, उससे समझे, अपने यहां वह एक बेस तैयार करे, फिर वह किसी नए सेक्टर में एक टेक्नोलॉजी लीडर के रूप में सामने आ सकता है। लेकिन समय कभी कभी ऐसे मोड़ पर आकर खड़ा होता है जहां ऐसी बातें पीछे छूट जाती हैं। कभी कभी हमारे सामने ऐसे टेक्नोलॉजिकल अपॉर्चुनिटीज आती हैं जिनमें कोई एस्टेब्लिश लीडर है ही नहीं। आज हमारे सामने न्यू एवेन्यूज खुल रहे हैं। आज हमारे सामने यह अवसर है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और जेनेटिक्स के क्षेत्र में टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप एज्यूम करने का प्रयास करें। हालांकि यह सब अपने आप नहीं होने वाला है, न अपने आप होगा, यह बात भी हम अच्छी तरह समझते हैं। इसलिए सरकार ने प्राय हर वे कदम उठाए हैं। सरकार ने प्राय वह हर कदम उठाए हैं जो देश को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में लीडर बनाने में सहायक होंगे। वह चाहे बैंकिंग पॉलिसी हो, चाहे वह हमारी रेगुलेटरी पॉलिसी हो, फंड उपलब्ध कराना हो, लेबर पॉलिसी हो, एजुकेशन या हेल्थ पॉलिसी हो, ताकि हमारे युवा और इंडस्ट्री मिलकर देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट की नई ऊंचाइयों पर को देश को पहुंचा सकें। और मैं चाहूंगा कि इन पॉलिसीज में अपनी जो ये आपकी कॉन्फ्रेंस इस समय की हो रही है उसमें कोई सुझाव देना चाहेंगे तो मैं आपके उन सुझावों का मैं स्वागत करूंगा। कहीं पर यदि कोई पॉलिसी में चेंज करने की जरूरत है तो हम चेंज करने के लिए हम लोगों का दिल और दिमाग दोनों खुला हुआ है। निश्चित ही इन सब में जैसा मैंने कहा आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। आप जो इंडस्ट्रीज बैठे हैं आपको इस बात पर भी ध्यान देने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि फिलहाल हमारा देश टेक्नोलॉजी इमिटेटर के रूप में कार्य करता है।
स्वीकार करता हूं मैं इसे। एक समूह के रूप में आप सभी एक बड़े बजट को भी कंट्रोल करते हैं। आपको अपने इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फंडिंग बढ़ानी पड़ेगी। नई टेक्नोलॉजीज के माध्यम से नए और अनटच्ड सेक्टर, बड़े और अनटच्ड सेक्टर, नए प्रोडक्ट्स, नए गुड्स एंड सर्विसेज में अपना हाथ डालना होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इसके लिए तैयार हैं और इस पर काम करेंगे। आप कहेंगे आप कैसे विश्वास हो गया? आपके चेहरे को देखकर मुझे लगता है मैं पूरी तरह से काम। साथियों, हमने पूरी दुनिया में विभिन्न मंचों पर लोगों को यह कहते हुए सुना है कि 21वीं सेंचुरी ये भारत की सेंचुरी होगी। और ऐसे ही नहीं कहा है, हौसला अफजाई के लिए, मॉरल बूस्टिंग के लिए नहीं कहा है, यह हकीकत है। और केवल हम नहीं मानते, अब तो दुनिया भी मानने लगी है। 21वीं सेंचुरी दुनिया किसी कंट्री की है तो भारत की। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर गए थे दुनिया के देशों में, आपने देखा होगा इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कैसे रिस्पॉन्ड किया है। यहां उसे दोहराने की कोई जरूरत नहीं है, यह कोई छोटी बात नहीं है। इसमें सबका कंट्रीब्यूशन, आप सबका भी कंट्रीब्यूशन है, आप सबका भी कंट्रीब्यूशन। लेकिन साथियों, मेरा विश्वास करिए कि यदि हम इन क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी लीडरशिप को एज्यूम कर पाए तो केवल 21वीं सेंचुरी ही नहीं बल्कि आने वाली सदी में भारत की सदी होगी, आने वाली में। और यह सब बातें तो मैंने टेक्नोलॉजी के पहले डायमेंशन पर की है, जिससे प्रायः आप लोगों में से अधिकांश लोग परिचित होंगे। अब मैं आपसे टेक्नोलॉजी के दूसरे डायमेंशन की यहां पर चर्चा करना चाहूंगा, जो हमारी सोसाइटी और इकोनॉमी से संबंधित है। आप लोग अगर मुझे अलाउ करें तो मैं उसे सोशियो इकोनॉमिक टेक्नोलॉजी का नाम देना चाहूंगा। मैं उस पर चर्चा करूंगा, जिसे आमतौर पर गवर्नेंस कहा जाता है। आप सब में से अधिकांश लोगों ने 70 और 80 के डिकेड्स में होश संभाला होगा, अधिकांश लोगों ने, हो सकता है कुछ इसमें उसके पहले के भी हों। इसलिए आप लोगों को अच्छी तरह पता होगा कि उस समय पॉपुलेशन को एक लायबिलिटी के रूप में देखा जाता था। और उस समय ही नहीं, मैं तो आज के कुछ वर्षों पहले ही बतला रहा हूं, पॉपुलेशन को एक लायबिलिटी के रूप में देखा जाता था, आज के 10-20 साल पहले भी। उस समय माल्थस की एक थियरी भी बड़ी पॉपुलर हुई थी, आप लोगों में से कुछ लोग जानते हैं। और उन्होंने यह भी कहा था कि बढ़ती हुई जनसंख्या अराजकता को, अनार्की को जन्म देगी, यह कहा था। कुल मिलाकर कहें तो विशाल जनसंख्या को एक अभिशाप के रूप में देखा जाने लगा था, वरदान के रूप में नहीं, अभिशाप के रूप में। लेकिन आज परिस्थितियां पूरी तरह से बदल चुकी हैं। दुनिया की सबसे पॉपुलस कंट्री भारत में आज पॉपुलेशन को एक लायबिलिटी नहीं बल्कि एक एसेट के रूप में देखा जा सकता है। और हम लोग देख रहे हैं मोस्ट पॉपुलस कंट्री भारत, लेकिन यहां की पॉपुलेशन को हम लायबिलिटी के रूप में नहीं देखते, एक एसेट के रूप में देखते हैं। भारत अभी डेमोक्रेटिक डिविडेंड से गुजर रहा है। ऐसे में हमारी प्रीवियस गवर्नमेंट्स ने और हमने इस जनसंख्या की ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के लिए लगातार नई पॉलिसी बनाई हैं। और हमारी सरकार ने इससे एक कदम और आगे बढ़कर गुड गवर्नेंस की सोशियो इकोनॉमिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को मजबूत करने का भी काम किया है। और मैं चाहूंगा इस संबंध में भी जो मैं बात कह रहा हूं, कहीं पर आपको लगता हो कि क्वेश्चन मार्क आपकी तरफ से लगाने की कोई गुंजाइश हो तो आप इसका जवाब देंगे तो मेरे पास वो पहुंच जाएगा। हमने एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में भी बहुत मेजर रिफॉर्म्स किए हैं। इससे हम अपनी पॉपुलेशन को न सिर्फ शिक्षित बल्कि हेल्दी और स्किल्ड बनाने पर भी फोकस कर रहे हैं। इस समय हमारी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसके तहत आप सभी इंडस्ट्री सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं। निश्चित रूप से आप सबको एक एजुकेटेड एंड हेल्दी वर्कफोर्स की आवश्यकता होती ही है, बिना उसके काम चलेगा नहीं। जाहिर है एक एजुकेटेड और हेल्दी मैन पावर आप सबकी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ाने में हेल्पफुल होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे यह प्रयास हमारी डेमोग्राफी को मात्र वेल्थ कंज्यूमिंग एंटिटी से आगे बढ़ाकर वेल्थ क्रिएटिंग रिसोर्स में बदलने में पूरी तरह से सहायक होंगे। साथियों, जब मैं डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात कर रहा हूं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल यदि किसी का है तो हमारे नौजवानों का है।
हमारे युवा असीम क्षमता है, उनके पास ऊर्जा है और उत्साह से इंथुजियाज्म भरे हुए हैं। इसका प्रमाण देखना हो तो आप हमारे देश में लगातार बढ़ते हुए स्टार्टअप्स के नंबर को देख सकते हैं। मोर देन 99,000 स्टार्टअप्स, 107 यूनिकॉर्न्स हमारे देश में। हमारे यूथ के ड्रीम्स, उनका हार्डवर्क, उनका डेडिकेशन अगर क्लियरली कहीं रिफ्लेक्ट होता है तो हमारे स्टार्टअप्स की सफलता में ही रिफ्लेक्ट होता है, हमारे यूनिकॉर्न्स के ही सक्सेस में रिफ्लेक्ट होता है। तो हमारे स्टार्टअप्स की सफलता में रिफ्लेक्ट होता है। और आज अपने देश में लगभग 1 लाख स्टार्टअप्स हैं, जिनमें से 100 से अधिक तो यूनिकॉर्न्स पैदा हो चुके हैं। कई बार मैं सोचता हूं कि हमारे नौजवानों में ऐसा क्या है जो बहुत अधिक रिसोर्सेज न होने के बावजूद वे ऐसा काम कर जाते हैं जो कई बार एग्जिस्टिंग बड़ी कंपनीज भी नहीं कर पाती हैं। ऐसी कौन सी आग है, उनके अंदर ऐसा कौन सा जज्बा है उनके भीतर। मुझे लगता है कि यहां उपस्थित एक एक इंडस्ट्रियलिस्ट को यह बारीकी से समझने की जरूरत है, और लोग समझते होंगे। हमें स्वयं को उन स्टार्टअप की जगह रख कर देखने की जरूरत है जो अपने से बड़ी इंटिटीज को भी अपने जज्बे से कंपीट कर जाते हैं। फिर से मैं दोहराना चाहूंगा, हमें स्वयं को भी उन स्टार्टअप्स की जगह रखकर देखने की जरूरत है जो अपने से बड़ी इंटिटीज को भी अपने जज्बे से कंपीट कर जाते हैं। ऐसे में आप भी अपने भीतर वही जज्बा रखें तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप भी अपने से बड़े ग्लोबल जायंट्स के साथ कंपीट कर सकेंगे। और साथियों, ग्लोबल जायंट्स और हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री के संदर्भ में मैं एक और मॉडल की चर्चा यहां करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा, और वह मॉडल है टेक्नोलॉजी इनकम्बेंट चैलेंजर मॉडल। टेक्नोलॉजी इनकम्बेंट चैलेंजर मॉडल, आसान भाषा में यदि मैं कहूं तो टेक्नोलॉजी इनकम्बेंट को यदि कोई चैलेंज करता है तो उसके कंपैरिजन में दूसरा यदि कोई नई टेक्नोलॉजीज का इजाद करता है, नई टेक्नोलॉजी यदि पैदा करता है, तो टेक्नोलॉजी चैलेंजर को सफलता मिलने की संभावना कई बार अधिक हो जाती है। इसका क्या कारण हो सकता है, हम इसे देखते हैं। उदाहरण के लिए, कोई इनकम्बेंट टेक्नोलॉजी है, कोई इनकम्बेंट टेक्नोलॉजी है और उस टेक्नोलॉजी से उसके ओनर को 100 रुपए का फायदा हो रहा है। अब नई टेक्नोलॉजी इनोवेट करने का खर्च मानिए कि 150 रुपीज है और उससे आमदनी 200 रुपए की होनी है, यानी फायदा केवल 50 रुपए का है। साथ ही उसकी पुरानी टेक्नोलॉजी यदि चलन से बाहर होती है और टेक्नोलॉजी इनकम्बेंट को उसका नुकसान अलग से हो। अब ऐसे में इनकम्बेंट कंपनीज अक्सर नई टेक्नोलॉजी की तरफ इसलिए आगे नहीं बढ़ पाती हैं क्योंकि वह 150 रुपये खर्च करके 200 रुपये कमाएंगी और 50 रुपये तो बचाएंगी, पर साथ ही अपनी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी की वैल्यू यानी 100 रुपीज को भी उन्हें गंवाना पड़ेगा, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आने के बाद पुरानी टेक्नोलॉजी को पूछेगा कौन। अब इनकम्बेंट 150 रुपये का खर्च करे और 100 रुपये का अपना एग्जिस्टिंग प्रॉफिट गंवाए, यानी 250 रुपीज खर्च करे, तब कहीं जाकर उसे 200 रुपीज की इनकम होगी, यानी कुल 50 रुपीज का घाटा। जबकि टेक्नोलॉजी चैलेंजर का एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी में कोई स्टेक नहीं है, तो चैलेंजर 150 रुपया लगाकर भी आमदनी 200 रुपया करता है, तो उसे फायदा 50 रुपये का होगा ही होगा। ऐसे में कौन भला नई टेक्नोलॉजी इजाद करने के लिए मोटिवेट होगा? इसलिए इनकम्बेंट की तुलना में कई बार ऐसा होता है कि चैलेंजर के पास इंसेंटिव ज्यादा होता है। आप दुनिया की अपने समय की कंप्यूटर की बड़ी कंपनी IBM के कंपैरिजन में गैराज में शुरू हुई माइक्रोसॉफ्ट को देख लें। क्यों ऐसा होता है कि टेक्नोलॉजी के सेक्टर में नई कंपनी अक्सर हाथ मार ले जाती हैं, जबकि पुरानी कंपनीज के पास रिसोर्सेज अधिक होते हैं, उसके बावजूद उनको कामयाबी मिलती है? इसके पीछे कारण तो अनेक होते हैं, पर एक प्रमुख कारण यह भी होता है जिसकी मैंने अभी चर्चा आप लोगों के सामने की, यानी टेक्नोलॉजी इनकम्बेंट चैलेंजर मॉडल
जिसमें टेक्नोलॉजी चैलेंजर को नई टेक्नोलॉजी ईजाद करने का अधिक इंसेंटिव होता है। हो सकता है कि ग्लोबल जायंट्स अपनी सुपीरियर टेक्नोलॉजी के कारण टेक्नोलॉजी इनकम्बेंट हों, पर हमारी इंडस्ट्री जो अपेक्षाकृत छोटी हैं वह टेक्नोलॉजी चैलेंजर हैं, उसके पास नई टेक्नोलॉजी ईजाद करने का अधिक इंसेंटिव होगा। ऐसे में मैं आप लोगों से यह कहना चाहूंगा कि हमें चैलेंजर की दृष्टि से नई अपॉर्चुनिटीज का लाभ उठाना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि सीआईआई और उसके साथ जुड़ी सभी इंडस्ट्रीज इस दिशा में भारत सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगी, और मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहूंगा कि भारत को टेक्नोलॉजी एडवांस बनाने की दिशा में अगर आप एक कदम आगे बढ़ते हैं तो सरकार 10 कदम आगे बढ़ने को तैयार है। इसलिए अपने को सशक्त करने की ओर आगे कदम बढ़ाने का सही वक्त अब यही है। मुझे विश्वास है कि आप सभी मिलकर भारत को एक सशक्त बनाने की, जो भी केवल सरकार का प्रयास नहीं बल्कि आप लोगों का भी प्रयास है, और एक मेजर कंट्रीब्यूशन, एक महत्वपूर्ण योगदान आपका होगा, ऐसा मुझे पक्का भरोसा है। इस अवसर पर इससे अधिक कुछ न कहते हुए मैं एक बार पुनः आप सबके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने इस फोरम पर मुझे अपने विचार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित किया है। लेकिन जो बातें यहां लिखी हैं बहुत सोच समझकर, नाप तोल कर लिखी हैं, पढ़ी हैं, और मैं आपसे जरूर यह चाहूंगा कि यदि बैठें आप यहां पर, यदि आप ब्रेन स्टॉर्मिंग आप करें तो कुछ न कुछ मुझे आप सुझाव यदि देंगे तो यकीन रखिएगा उन सुझावों पर मैं अमल करूंगा, उसे मैं लागू करने की अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करूंगा। मैं आप सबके भविष्य के प्रयासों की सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए यहीं अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।